वेलकम बच्चों। आज के एक और वीडियो में जो टेस्ट नंबर 4 है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, आप सबका स्वागत है। ज्ञान कोश क्लासेस से मैं अरबेज जसवाल। शुरू करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन कब क्यों हुआ। आजादी के बाद खासकर साउथ इंडिया में यह डिमांड उठी कि जो राज्य बने हुए हैं पुराने तरीके से उनको बदला जाए और उसका बेस रखा जाए भाषा का। यानी अगर तेलुगु है तो आंध्र प्रदेश, तमिल है तो तमिलनाडु, मलयालम है तो केरल, इस तरह पंजाब है तो पंजाबी है तो पंजाब। अब उसके लिए साउथ में ज्यादा डिमांड उठी। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या फीचर्स थे, क्या क्या हुआ प्रोसेस। सबसे पहले आजादी के बाद जब डिमांड उठी तो सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एस के धर। जस्टिस एस के धर के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई 1948 में। उसी टाइम इसकी रिपोर्ट आ गई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश के लिए खतरा है, राज्यों को हम भाषा के आधार पे नहीं बना सकते। 1948, उसी 1948 के दिसंबर में एक और कमेटी बनानी पड़ी सरकार को, उसका नाम था जेवीपी कमेटी। 1948 दिसंबर, जिसने अप्रैल 1948 में रिपोर्ट दी कि उसने भी यही बोला कि लिंग्विस्टिक बेस पे ये राइट टाइम नहीं है, देश में हम राज्य नहीं बना सकते। अब जेवीपी के 3 मेंबर कौन थे? जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, सब अवेयर है इस बात से। पी थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कौन है? अब 1939 में गांधी जी का चुने जो अपॉइंट किया हुआ प्रतिनिधि थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था त्रिपुरी का, मध्य प्रदेश के अंदर। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने बोला कि आप पिछले साल भी थे, इस साल आपकी जगह हम नया रखते हैं। तो बोस ने बोला कि नहीं, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो गांधी जी ने उसके लिए फिर इलेक्शन कराया, जो इंटरनल इलेक्शन होता है आईएनसी के अंदर। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हुए कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया। अब ये भी इसके मेंबर थे। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें पढ़ने से आपको क्लियर हो गया कि एस के धर ने लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट किया, तो एक गलत था, यही ये आंसर है। लेकिन बाकी भी समझिए। दूसरा है इसमें पट्टाभी सीतारमैया मेंबर थे जेबी कमेटी के, जेवीपी, ये भी ठीक है। तीसरा है, इसके बाद एक घटना घटी 1953 में आंध्र प्रदेश में। वहां के पोट्टी श्रीरामुलु एक आंदोलन के नेता थे। मोर देन 50 डेज की हंगर स्ट्राइक पे अमरण अनशन के बाद उनकी डेथ हो गई। अब हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट हो गए साउथ के अंदर, खासकर आंध्र प्रदेश के उस इलाके में, तेलुगु स्पीकिंग में। तो सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश एक स्टेट, पहली स्टेट जिसको कह सकते हैं, भाषा के आधार पे बनानी पड़ी। अब आंध्र प्रदेश कहां से बनी? मद्रास स्टेट था जिसमें तमिलनाडु भी था, पुडुचेरी भी था, आंध्र प्रदेश भी था। ये इलाके पहले अलग से स्टेट नहीं थे। तो आंध्र प्रदेश को, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बना। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो बोलेंगे जी आंध्र प्रदेश। अब जब एक बना तो बहुत सारे राज्यों ने और दोबारा से डिमांड स्टार्ट कर दी कि अब तो शुरू हो गया। तो सरकार ने बोला कि अब तो कानून बनाते हैं। उसके लिए फजल अली की कमीशन, जिसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का, ये कमीशन अपॉइंट किया। ठीक है, 1953 में। और इसने रिपोर्ट दी जाके 1955 के सितंबर में। और इसके अदर मेंबर्स कौन थे? फजल अली के अलावा पूछते हैं एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। तो यहां नाम दे रखा है एच.एन. कुंजरू, उस कमीशन के मेंबर थे। ठीक है, एक थे के.एम. पनिक्कर, ये 2 मेंबर थे, 3 टोटल मेंबर हो गए। इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई बनाना तो है ही, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि 1 लैंग्वेज के लिए 1 स्टेट बनाई जाए। 2 स्टेट में 1 लैंग्वेज भी हो सकती है, या 2 स्टेट की 1 लैंग्वेज भी हो सकती है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन भी साथ में दी। उससे पहले इंडिया में 4 तरह की स्टेट्स थी, ए बी सी डी कैटेगरी की। इन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया। और उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हुआ 1956 का पार्लियामेंट में। इस रिपोर्ट के आधार पर कानून बना और देश में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज फॉर्म हुई। और सबसे पहली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद केरल थी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आइए प्रश्न 2, क्वेश्चन 2, इमरजेंसी प्रोविजंस पे क्वेश्चन आता है, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि किस पार्ट में आते हैं ये और कौन कौन से इमरजेंसी प्रोविजंस है।
तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थ्योरी समझिए। ये पार्ट 18 टोटल स्टेम पार्ट है संविधान के 25। तो पार्ट हो गया 18 और इसमें 3 मेन आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 और उसी में अटैच है 365, ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल इन स्टेट। और तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब ये कितनी बार लगी? ये लगी 352, 3 बारी। 1962 चाइना से लड़ाई हुई तब लगानी पड़ी उस दौरान। 1971 बांग्लादेश का इशू हुआ, इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश क्रिएट हुआ बना, उस टाइम इमरजेंसी रही। और 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई। अब मैं इसके कारण बताऊंगा बेस किस किस बेस पे लगी। तो ये 3 हो गए, यहां लिखा है इन्होंने 3 बार लगी, ओके ठीक है। आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल 356 365 ठीक है, प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल की लगती है। उसके अलावा बाकी क्या है? अब देखिए बाकी इसमें पहले समझिए कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं। ये हमने फीचर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी कहां से लिया है? वो हमने लिया वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, कहा गया ये जर्मनी का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 से 1933 तक वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम माना जाता है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, तो वहां से लिया, ये भी ठीक है। उसके बाद हिटलर का टाइम है इसलिए वीमर से पहले का है। और बाद में आता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लिखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड होते हैं, जबकि यहां पे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार 19 और 29, तो ये गलत है। तो इसकी आंसर रहेगा 20 और 21 ये सस्पेंड होते हैं। अब जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं जो 3 बार लगी, उसके लिए यह समझना जरूरी है किस बेस पे लगती है और इंदिरा गांधी ने किस बेस पे लगाई। तो एक आप वर्ड पढ़ लीजिए WAI, पहले इस बेस पे लगती थी। W का मतलब वॉर, किसी कंट्री से अगर वॉर होगी तो इमरजेंसी लग जाएगी, जैसे 1962 में हुई। अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहरी कोई आक्रमण होता है किसी जगह पे तो हो सकता है, उस बेस पे लगती है। आई, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कलह, देश के अंदर कोई परिस्थितियां खराब होगी, जो इंदिरा गांधी ने लगा और बहाना लगा के उन्होंने लगा दिया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस। तो ये कायदे से विपक्ष ने बोला कि मिसयूज हुआ है, क्योंकि 1975 में कई मंथ तक इंडिया में आपातकाल लगा रहा। उसके बाद इलेक्शंस हुए 1977 में, इंदिरा गांधी की सरकार हट गई, नई सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने आते ही ये फीचर हटाया कि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है 44 1978 वाला। उन्होंने क्या किया, WA की जगह WAR वर्ड लेटर हाथ के बेस पे समझ सकते हैं। W का मतलब फिर वॉर, अगर किसी कंट्री से लड़ाई होगी तो भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। A का मतलब अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन, किसी इलाके पे हमला हो गया तो भी लगा सकते हैं। R, इंटरनल डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। R का मतलब रिबेलियन, रिबेलियन कौन सा? आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जो विद्रोह होता है वो सशस्त्र विद्रोह, नक्सलाइट का हो गया, किसी टेररिज्म का हो गया, कहीं पे भी इंडिया के अंदर, तब लगाएंगे, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो पहले वाई पढ़ लेते WAI, अब बोलेंगे WAR। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट 1978। अब इसमें भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 20 और 21 तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अगर रिबेलियन के नाम पे लगेगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। आर लगेगा तो 19 सस्पेंड नहीं होता। 19 में 6 फंडामेंटल गारंटीज मिलती हैं, यानी कहीं भी जा सकते हो इंडिया में, कोई भी काम कर सकते हो, तो वो जो गारंटीज हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं होती। आर्टिकल 19 रिबेलियन के टाइम पे सस्पेंड नहीं होता, और अदरवाइज 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। वॉर के बेस पे लगेगा तो 20 और 21 रहेगा, रिबेलियन के बेस पे लगेगा तो 19 भी ऐड हो जाएगा, वो भी सस्पेंड नहीं होगा, लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। तो बच्चों और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में लिखिए किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, कहाँ आपको समस्या आ रही है, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। और यकीन मानिए बहुत इफेक्टिव होने वाला आप लोगों के लिए। एक बार हमें मौका दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और लगातार मेरे वीडियो को चेक देखिए। जय हिंद।